So, Assalamu alaikum everyone. My name is Waqar Zulfikar Sangi and I welcome you all in Rising Sin Misbah Zulfikar Talent Exploration Program. Today we are here in Gender Studies class. जिन लोगों को पता नहीं है मैं उनको बता दूं, this is Gender Studies. This is the 7th class of Gender Studies. Yes, recording is on. अच्छा जी, तो आज हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं क्योंकि आपको पता है कि काफी हम लेट हो चुके हैं. Zoom is having some issues and I just received an email from the Zoom, so it was an apology email that they are having some problems in their software globally, so therefore we were unable to connect. हम बार बार कोशिश कर रहे थे लेकिन अभी जाके कनेक्ट हुआ है. So I'm very sorry for the inconvenience that you guys were feeling and I'm really ashamed कि आप लोगों ने इतना वेट किया. अच्छा जी, so without wasting our time, वालेकुम सलाम, thank you. Is it still slow? अच्छा जी, तो शुरू करते हैं. The admins will notify me if there is any issue, so therefore I am closing the chat box. My phone is dead. If any of the student feels like I am having or he is having or she is having any voice issues, तो आप प्लीज सर हितेश को मैसेज कर दीजिएगा. He would let me know if there are any issues. ये जेंडर का 7वां लेक्चर है और इसके बाद सिर्फ 2 या 3 और लेक्चर्स हैं बस. So we are almost done with 80% of the syllabus. अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हो जाएगा वो उसका टर्न एंड में है तो वो एंड में होगा. अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि हमने पहले देखा फर्स्ट क्लास में कि व्हाट रियली इज डिफरेंस इन वुमेन स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज. हमने पहले क्लास में देखा कि व्हाट रियली इज वुमेन स्टडीज, व्हाट इज जेंडर स्टडीज, वुमेन स्टडीज में क्या फर्क है, जेंडर स्टडीज में क्या फर्क है. फिर हमने जेंडर का जो मल्टी डिसिप्लिन नेचर है वो देखा. उसके बाद हमने पाकिस्तान में जेंडर और वुमेन स्टडीज का स्टेटस देखा. हमने ये भी देखा कि क्या क्या मसले हैं उन दोनों सब्जेक्ट्स को. इस पार्ट में हमने अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग की कि असल में जेंडर और वुमेन में क्या फर्क है. हमने जैसे ही वो पार्ट कर लिया था कि जेंडर और वुमेन में क्या फर्क है, तो उसके बाद हमने डायरेक्ट फौरी तौर पे सेक्स, जेंडर एंड नेचर नर्चर डिबेट यानी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेक्स एंड जेंडर किया था. हमने ये भी देखा था इस क्लास में, उस यानी सेकंड क्लास में, कि जो सेक्स या फिर जेंडर है वो एक सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडिया है और बायोलॉजी इज नॉट द डेस्टिनी. बायोलॉजी इज जस्ट द फिजियोलॉजी एंड द ऑटोनॉमी ऑफ द बॉडी. उसका जेंडर के साथ कोई लिंक नहीं है. हमने ये थ्योरीज के साथ प्रूव किया था. इसके बाद हम फौरी तौर पे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स पे आ गए थे कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्यों स्टार्ट हुए, उनके स्टार्ट होने की क्या वजूहत थी, उनके क्या रीजंस थे, डिफरेंट कंसर्न्स थे. फिर हमने ये भी देखा कि इन वेव्स के दौरान डिफरेंट फेमिनिस्ट ब्रांड्स आए थे हमारे सामने. हमने कहा ठीक है जी, डिफरेंट वेव्स हैं, डिफरेंट फेमिनिस्ट ब्रांड्स हैं. फिर हमने उनके फेल्यूर्स भी देखे, उनके अचीवमेंट्स भी देखी, उनके सक्सेसेस भी देखे. हमने वो सारा कुछ देखा जो हमने पढ़ना था अकॉर्डिंग टू आवर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. एक मिनट में ये ओप्पो को रिमूव कर लूं. अच्छा, खुद ही हो, चले, थैंक यू, दुआ में याद रखें. फिर हमने ये देखा था कि डिफरेंट फेमिनिस्ट ब्रांड्स क्या क्या है. पता नहीं क्या इशू है आप लोगों के साथ. आपको पता है कि क्लास में ख्वातीन भी होती है, लेकिन खैर जेंडर स्टडीज पढ़ने के बाद भी
काफी मुश्किल होता है, बिकॉज हमने जैसे देखा है कि इट्स ऑल अबाउट सोशल लर्निंग थ्योरी अप्लाइज एवरीवेयर। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि जो डिफरेंट फेमिनिस्ट ब्रांड्स हैं उनका क्या मैनिफेस्टो था, उनका क्या एजेंडा था, हमने उनकी एप्लीकेशन की। आज जो हमारा लेक्चर है इट इज अबाउट द डेवलपमेंट, कि औरत को डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करना है। अब हमने शुरू से लेके एंड तक ये सीखा कि पहले हमने पॉलिटिकल राइट्स लिए, फिर हमने लीगल राइट्स लिए, फिर जाके हमने डोमेस्टिक राइट्स लिए, पर्सनल राइट्स लिए, हमने स्ट्रक्चरल पेट्रार्की को क्वेश्चन मार्क करना स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद हमने मार्क्सिस्ट और पेट्राइकल को दोनों को मिलाकर सोशलिस्ट ब्रांड को देखा। फिर हमने मल्टीप्लिसिटी ऑफ जेंडर को देखा। वंस ये जैसे ही सब कुछ होने लगा था तो इसके साइड बाय साइड ही डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हुआ था। डेवलपमेंट वाले कॉन्सेप्ट में आपके पास 3 किस्म के या 4 किस्म के डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जिनमें सबसे पहले हम पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म को पढ़ते हैं। अब पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म क्या है? पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म एक ऐसा ब्रांड है फेमिनिज्म का जो सिर्फ कॉलोनियल वुमेन पे लिखता है। दे ओनली राइट अबाउट द स्टेटस ऑफ कॉलोनियल वुमेन, द स्टेटस ऑफ वुमेन व्हिच यूज्ड टू बी कॉलोनाइज्ड, क्योंकि अभी तक उनको पता है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो उनकी स्टेट में अभी तक है। सो देयरफॉर दिस ब्रांड ऑफ फेमिनिज्म examines, studies and gives the solution of the woman in the colonial periods and in the post colonial period as well. These are some notable feminists जो कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म पे बहुत ही ज्यादा लिखती हैं। एलिस वॉकर हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट ओवर देयर, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अब आता है पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑफ द वुमेन, यानी पोस्ट कॉलोनियल अगर आप फेमिनिस्ट से पूछें कि आपके नजदीक वुमेन का क्या स्टेटस था इन कॉलोनियल एरा, तो इनका जवाब कुछ ये होगा। आपके पेपर में भी डायरेक्ट ये सवाल आ सकता है कि व्हाट इज द पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑफ द वुमेन, यानी पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट के नजदीक एक औरत का क्या रुतबा है। नंबर 1, a colonial society is always a male dominated society. Number 2, women were subservient to men, yani women were treated as slaves to men. In 18th century, women were limited to homes only, yani they were only confined to the domestic role. They had to look after home only, nothing else. Marriage was necessary by the age of 12 and 13. पोस्ट कॉलोनियल वुमेन या फिर कॉलोनियल वुमेन, इनमें हमेशा अर्ली चाइल्डहुड मैरिजेस होती रही हैं। विडोज हैड टू मैरी विद इन द 7 days ऑफ द एक्सपायरी डेट ऑफ देयर प्रीवियस हस्बैंड। इनमें क्या था, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड, so therefore they had to decide in not 7 days, 7 years. So therefore the widows had to decide in 7 years कि उन्होंने किसके साथ शादी करनी है, और फिर वो इनहेरिटेंस सारी उस नए मर्द के पास चली जाती, because they were not allowed to hold the property, because allowing property would make them equal to the men. And in colonial perspective, only man is superior because it is a structural patriarchy. They had no right and no control of their earnings, inheritance and property. As repeated earlier, women had to support men in hard labor tasks. Now this became the core principle of post-colonial women. यहां से लेके औरत को फ्री लेबर का जो सोर्स यूज किया गया था इन अर्ली एरा, क्योंकि हमने अगर हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म पढ़ी तो हमने ये देखा कि वुमेन की जो एक्सप्लॉइटेशन है वो तो काफी टाइम से पहले से स्टार्ट है। इट वाज नॉट बिफोर द इंसेप्शन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, रादर इट वाज फ्रॉम द एग्रेरियन सोसाइटीज। लेकिन इनका क्या मसला है, ये कहती हैं कि जब मॉडर्नाइजेशन आ चुकी थी, जब शऊर आ चुका था, जब फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट हो चुकी थी, फिर भी वाई वुमेन वाज कंसीडर्ड एज अ पार्टनर ऑफ द मैन एंड शी वर्क्स फॉर फ्री, शी इज नॉट पेड फॉर एनीथिंग and no education for women. These are the major concerns of the post-colonial perspective of the woman. Legal rights का क्या status था women को? Divorce was particularly unknown. So it was actually a divorce-free society. Yani no one was allowed to have divorce
अगर आपकी शादी किसी के साथ हो जाती है तो यू आर परमानेंटली सेटल्ड टू हिम, और अगर वो हस्बैंड मर जाए तो आफ्टर 7 years या विद इन 7 years यू हैड टू डिसाइड कि आपने शादी करनी है कि नहीं करनी। अगर आपने शादी नहीं करनी होती थी तो फिर वो सारी प्रॉपर्टी कॉलोनियल मास्टर्स के पास चली जाती थी। ये अगर आप में से किसी ने पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ा हुआ है तो पाकिस्तान अफेयर्स में भी एक एक्ट आया था जिसको हम कहते हैं डलोजी एक्ट। नाउ डलोजी एक्ट वाज के अगर किसी बादशाह के पास कोई फर्जंद नहीं है, कोई औलाद नहीं है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी हम ले लेंगे, बिकॉज वुमेन वर नॉट ट्रीटेड इक्वल टू द सन्स और द प्रिंस। सो देयरफॉर ब्रिटिशर्स हैड डिसाइड कि हमने वो सारी प्रॉपर्टी रख लेनी है। इवेंचुअली दे ऑल किल्ड देयर सन्स, यानी ब्रिटिशर्स ने खुद ही जाके महाराजाओं को, बेटों को मार दिया था। एंड इवेंचुअली दे वर द कॉलोनियल मास्टर्स बाय लैंड, by grabbing their land. Colonial women did not have the right to hold public office. She was never allowed to stand in politics, participate as a representative. Colonial women did not have the right to serve on juries. Yani she was not given the job of being justice, judge. Married women could not make a will without the explicit consent of her husband. Married women could not buy property. Married women could not make a contract. जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, they were even not allowed to sign that. Married women could not sue or to be sued in the court. यानी मैरिड वुमेन पे ना केस बन सकता था ना वो केस कर सकती थी। यानी जो हाल है उसी में खुश रहें, ना कोर्ट जाना है आपने, ना आपने कंप्लेंट करने का राइट है आपको। neither you are allowed to do anything. Husband was the owner of his wife as she was a toy or a property. हमने पढ़ा था कि औरत is always used as the property of the man, the objectification of the woman. So this is clearly the objectification of the woman. कि husbands were not even husbands were the owner of their wives. A widow received 1/3 interest in the personal property of her descendant husband, 1/2 if there was one children. ये जो कॉन्सेप्ट था ये भी आपके पास इंडियन एक्ट ऑफ 1935 में आके मिला है। यानी बिफोर इंडियन एक्ट ऑफ 1935 दिस वाज नॉट इवन अवेलेबल। लेकिन बी अमा के आने के बाद, फातिमा जिन्ना के आने के बाद, बेगम शाह आरा जानवाज आने के बाद ये राइट पाकिस्तान में मिलना स्टार्ट हो गया। इनकी तरह बाकी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स भी अफ्रीका में या बाकी कॉलोनियल स्टेट्स में खड़ी हो गई थी। तो दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन। पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन के बाद इनको राइट्स मिलना स्टार्ट हुए, लेकिन वो भी माइन्यूट राइट्स। 1/2 इफ देयर इज वन चिल्ड्रन, और अगर कोई चिल्ड्रन नहीं है तो 1/3। बाकी प्रॉपर्टी कॉलोनियल मास्टर्स की थी। वुमेन एज स्लेव इन कॉलोनियल एरा, women were also used as a slave in the colonial eras as well. So how were women treated as slave? Hardships. Women were expected to have babies to replenish the slave population. Yani they were used as the reproduction machine which could be giving birth to only babies to fulfill the slave needs of the colonial masters. Slave women had multiple responsibilities and zero freedom. अब ये दोबारा पढ़ें। Slave women had multiple responsibilities and zero freedom. अब यहाँ पे multiple responsibilities का क्या मतलब है कि they were also used as a sex toys. They were also used as the pleasure for the colonial masters as well. They were expected to work long hours alongside their husbands in cotton and tobacco fields. जैसे ही ब्रिटिशर्स ने यूएसए या फिर ऐसी कॉलोनीज पे उन्होंने कब्जा करना स्टार्ट किया था जहां पे टोबैको लीव्स ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती थी, सो वुमेन ऑन देयर जेंडर वर गिवन जॉब ऑन द लैंड्स एंड दे वर कंसीडर्ड एज अ फ्री लेबर बिकॉज दे वर स्लेव्स, दे वर ऑलरेडी बॉट फॉर द लाइफ टाइम. Slaves women had to take care of their plantation, have to take care of the plantation owners children, had to take care of the plantation of owners children. यानी ऑनर के भी बच्चों को उनको पालना था. They were the breastfeeders as well. They were treated as their mothers as well. अभी एक नया कॉन्सेप्ट भी आ गया है आपके पास जिसको हम कहते हैं womb for sale.
अब मैंने वूम फॉर सेल यहाँ पे नहीं मेंशन किया, तो लेट मी ऐड दैट एज वेल. Now, what is womb for sale? Womb for sale is a concept emerged in the post-colonial era. कि अब क्या होगा कि we would be using women as our sex toy. उसके पेट में हम बच्चा पैदा करेंगे और जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा हम बच्चे को ले जाएंगे, लेकिन इसी शर्त पे. Vivo 1730 खामखा से रिमूव करवाते हैं. अच्छा, जा चुके हैं खुद ही. खैर, colonial women were given babies in their tummy, and once the baby is born, if it is a boy, it used to be taken by the owner. If she was girl, she was made slave once again, and she was once again used for womb for sale concept. Yani it was a life cycle violence against the woman. ये था आपकी post colonial era, and all these points are told to you by the colonial post colonial feminism. फिर उसके बाद आपके पास सिलेबस में दूसरा कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज द कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, यानी कैपिटलिस्ट की नजर में औरत क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ मेरिटोक्रेसी. जो जितना कमाए उसका उतना हक, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा मिलेंगे, जो कम मेहनत करेगा उसको कम मिलेंगे. एक बंदा अगर डॉक्टर बनता है तो उसकी पे ज्यादा होगी. अगर एक ख्वातीन या फिर अगर कोई दूसरा बंदा है जो नहीं पढ़ सका, तो वो अगर स्लेव रहता है तो ही वुड बी स्लेव, क्योंकि उसने उस तरीके से मेरिटोक्रेसी में मेरिटोक्रेटिक सिस्टम में नहीं आया. दिस वाज द कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ एवरीथिंग. फिर इसके साथ ही एक दूसरी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी हमारे सामने आती है. मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में यह है कि सारे लोग इक्वल हैं, all people are equal and they deserve to be treated equally, while state is the most powerful actor. अब मार्क्सिस्ट में स्टेट ने डिसाइड करना होता है कि हमने रोटी की क्या कीमत रखनी है, what would be the rate of the roti even. कोई भी बंदा अपने प्राइवेट तौर पे कोई भी चीज नहीं बेचेगा, जो भी सेल होगा, जो भी परचेज होगा, वो स्टेट ने खुद करना है. दिस इज द मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट. फिर मार्क्सिस्ट में आगे थोड़ी डिबेट्स भी हैं, उनको हम छोड़ देते हैं, वो हमारे काम की भी नहीं है और हमने ये काफी दफा सुनी भी है. कैपिटलिस्ट में ये था कि प्राइवेटाइजेशन होगी, सारे लोग सरमाएदारी करेंगे, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना कमाएगा. किसी के पास अगर गुलाम ज्यादा हैं और उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो ठीक है, होने दें. लेकिन अगर किसी के पास गुलाम कम है और प्रोडक्शन कम है तो उसमें स्टेट का कोई कसूर नहीं है. लेकिन इन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, state had to ensure everything. The concept was given by Karl Marx. He was a German political scientist, and later on this was also adopted in your feminist theories as well, जो कि हमने बड़ा जबरदस्त तरीके से पढ़ा हुआ है. मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं? अगेन, जब भी मैंने मार्क्सिस्ट व्यू लिखा तो अब मैंने अपनी मार्क्सिस्ट थ्योरी से ये सारे टेनेट्स लेने हैं. आपने उधर की बात को इधर ही यूज करना है. दिस इज दिस मच सिंपल. Capitalism is the sole cause of women's subjugation. Capitalism has been using women to be used as free labor and reproducer of the labor for coming generations. यहाँ पे आप लिख देना. The dichotomy of women as a lower class and male as upper class had made gender biasness in the society and given birth to class oppression against the women. Male are superior in domestic affairs, as capitalism made women a cheap labor or a free worker. Capitalism also encouraged women to be sex worker, as wife sells herself to the husband and prostitute sells herself to a capitalist. देखें, ये वही बातें हैं जो हमने मार्क्सिस्ट में पढ़ी थी. आपने उन्हीं बातों को दोबारा यूज करना है by criticizing the capitalist perspective of the woman. This is how you have to keep on studying, keep on using your old stuff, and you have to keep on using your new stuff with the old stuff ताकि एक novelty आए. Private property ownership has encouraged men
to hold women as a property. Wonderful. Ending capitalism, marriage system, and changing women roles would liberate women from the shackles of a structural patriarchy. कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, आपको पता है कि सिर्फ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव होगा, क्योंकि इन पे क्रिटिक सिर्फ मार्क्सिस्ट ही कर सकती हैं. सो दिस वाज योर कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द वुमेन. आपके सिलेबस में इतना ही है और इतना ही आपके काम का है. वी कैन ऑल्सो यूज द ब्राइट साइड ऑफ द कैपिटलिज्म एज वेल, जो कि हम आगे चल के ग्लोबलाइजेशन में करेंगे. फिर जो ग्लोबलाइजेशन के आपके बेस्ट पार्ट्स होंगे वही आपका कैपिटलिज्म का ब्राइट साइड हो जाएगा. आई होप यू गेटिंग मी. जेंडर एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट आज का जो मेन टॉपिक है वो आपका अब स्टार्ट होता है. थोड़ा ध्यान दे, बस इसके बाद आपकी जेंडर स्टडीज, आज के बाद बस एक टॉपिक है जेंडर बेस्ड वायलेंस के नाम से. उसके बाद जेंडर स्टडीज इज नथिंग, इट्स ऑल डन. जेंडर में डेवलपमेंटल थ्योरीज हैं कुछ, हम एक एक थ्योरी को बारी बारी पढ़ेंगे और उन थ्योरीज में से हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं विड, वेड और गेड. अब हमने उनको पढ़ना है. फिर इन दी एंड अगर आपने पास्ट पेपर्स को एनालाइज किया हो तो 17 से लेके 20 तक, नहीं 20 में नहीं, 17 से लेके 19 तक एक सवाल बार बार रिपीट हुआ है कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अगर वो आपसे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछे, आई कैन नॉट रिमूव नाउ वकास जुल्फकार. अजीब बात है यार. पानी का है. थैंक यू. हमने थोड़ी दिनों पहले एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे जिसको हमने नाम दिया था जेंडर एनालिसिस प्लस या जेंडर बेस्ड एनालिसिस प्लस. जेंडर बेस्ड एनालिसिस में क्या होता है, जब भी आप किसी चीज को जेंडर के लेंस से देखते हैं तो वो जेंडर एनालिसिस हो जाता है. whenever you observe anything according to your gender lens, it is your gender analysis. अब 2020 में एक सवाल आया था आपके पास, the language has been gendered. I am hoping कि क्या पता 21 में आपके पास सवाल आ जाए, the globalization has been gendered, the capitalism has been gendered, the development has been gendered, the feminization of economy, the feminization of poverty. इन 5 टॉपिक में से आई अज्यूम कि एक टॉपिक कोई ना कोई आ सकता है और इन सबका मतलब इनमें इन स्लाइड्स में से ही हम आज निकालेंगे. अगर आपसे कोई पूछे कि डेवलपमेंट इज जेंडर्ड तो उसका सवाल का जो जवाब होगा यानी नेगेटिव साइड ऑफ द डेवलपमेंट, वो हमें आगे चल के जब नेगेटिव साइड नजर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये उसी का ही जवाब है या फिर इसका भी जवाब है. जेंडर की जो डेवलपमेंट थ्योरीज हैं, हमने सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को देखना है, फिर हमने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को देखना है, हमने डिपेंडेंसी थ्योरी को देखना है, हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को देखना है. अब आती है आपके पास मॉडर्नाइजेशन थ्योरी. व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन थ्योरी? मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का मकसद है जदीदियत. जब आपकी सोसाइटी मॉडर्नाइज होना स्टार्ट होती है, your society goes for industrialization, your society goes for industrialization. फिर उसके बाद आपकी सोसाइटी में अर्बनाइजेशन होती है. अब यहां से मसला स्टार्ट होता है. जैसे ही आपकी सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट होती है तो ये मटेरियल एडवांसमेंट का काम स्टार्ट हो जाता है. नाउ व्हाट इज मटेरियल एडवांसमेंट? व्हेन यू एक्सीड इन मटेरियलिज्म, जब आप मटेरियल्स के पीछे ज्यादा भागते हैं,
जब हम मटेरियल्स के पीछे ज्यादा भागते हैं, हम सोशल वैल्यूज, लिबरल वैल्यूज, कल्चर और हम बाकी इंडिविजुअल्स की जो रेस्पेक्ट है या जो इंडिविजुअलिज्म है उसको भुला देते हैं। फिर उसके बाद आपकी आती है अर्बनाइजेशन। नाउ व्हाट हैपेंस इन अर्बनाइजेशन? इन अर्बनाइजेशन वी कन्फाइन वुमेन इन द डोमेस्टिक स्फेयर। अब ये मटेरियल एडवांसमेंट में ही आपके पास कॉन्सेप्ट आता है द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। यानी इस तरह से हमने औरत को ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि हमने औरत को भी एक मटेरियल समझना स्टार्ट किया। राइट आफ्टर दैट व्हेन वी हैड अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन में हमने औरतों को डोमेस्टिक स्फेयर में इंक्लूड कर दिया। हमने उनको कहा कि अब आप या तो घर में रहेंगे या फिर अगर आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में आना है तो यू वुड बी नोन एज द ऑब्जेक्टिफाइड वुमेन, जो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होती है, एंड शी वुड बी यूज्ड एज अ फ्री लेबर। औरतों ने प्रेफर किया कि फ्री लेबर से बेहतर है कि हमने मर्द पे डिपेंडेंसी रखें और घर में अपने डोमेस्टिक रोल्स को संभालें। देखिए, हम अभी भी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पे आहिस्ता आहिस्ता क्रिटिक प्रॉपर करते जा रहे हैं, लेकिन बाकायदा तरीके से आगे करेंगे। फिर आपके पास सोशल चेंजेस आती हैं, सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। फिर आपके पास आती है सोशल चेंज। नाउ व्हाट हैपेंस इन सोशल चेंज? सोशल चेंज में औरत को हम डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं। वुमेन इज ट्रीटेड एज अ लोअर क्लास एंड मेल, द ब्रेड विनर ऑफ द होम, इज ट्रीटेड एज द अपर क्लास। फिर कल्चरल चेंज आना स्टार्ट हो जाती है। अब कल्चरल चेंज में कैसे होती है वुमेन की सब्जुगेशन? अगर किसी को याद हो, जो हमने कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ फैमिली सिस्टम पढ़ा था, ये वही कल्चरल चेंज है कि आपकी फैमिली फिर आपको जो जेंडर रोल्स हैं उनको कंसोलिडेट करने के बाद आपको थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स करती है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। दिस इज हाउ यू कंसोलिडेट द कल्चरल चेंज। एंड फिर उसके बाद आपकी आइडियोलॉजिकल चेंज आ जाती है। फिर इस आइडियोलॉजिकल चेंज में आपके पास स्ट्रक्चरल पेट्रार्की आती है। So this is the critique of the modernization theory by Marxist and socialist perspective. ये आपकी मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, या आपकी मार्क्स थ्योरी ऑफ फैमिली। यहां से कल्चरल चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, और वंस आपकी आइडियोलॉजिकल चेंज स्टार्ट हो जाती है जो कि इस सोसाइटी से मुख्तलिफ है अब, तो यानी आपके पास अब स्ट्रक्चरल पेट्रार्की सामने आ गई है। पेट्रियार्की, ये था आपका मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का पर्सपेक्टिव ऑफ मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव। क्योंकि आपको पता है कि कैपिटलिज्म की क्रिटिक आपको सिर्फ मार्क्सिस्ट करती हैं और आपकी सोशलिस्ट करती हैं, एंड मॉडर्नाइजेशन इटसेल्फ इज अ कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव, अर्बनाइजेशन इज अ कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव। So this was how we used our gender lens in assessing the modernization theory. मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की कुछ और डेफिनेशन है आपके पास, ये आप देख लीजिएगा। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी क्रिटिसाइज करते जाएंगे आप साथ में। फॉर एग्जांपल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन। टेक्नोलॉजी इज यूज्ड एंड मैकेनाइजेशन इज यूज्ड, यानी repeat with me, women as a free and cheap labor, because you have technology in your earnings, you have technology in your industry, and now you would be treating women as a free labor. फिर आपके पास आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था पीछे? द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द वुमेन। फिर आती है आपके पास अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन में क्या था हमारे पास?
confining women to domestic sphere, rise of national and per capita income, yani poor distribution of wealth and resources in women, the radical view of the modernization, increase in illiteracy, liberal perspective, development of the mass media techniques, यानी आपने स्ट्रक्चरल पेट्रार्की को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया बाय डेवलपिंग मास मीडिया टेक्निक्स, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. नाउ इट डजंट मीन्स दैट कि मॉडर्नाइजेशन आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन कराती है और ग्रोथ कराती है, नहीं, इट ऑल्सो इनेबल्स यू टू गो फॉर द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. मोनार्की से आप मॉडर्नाइज होके जमहूरियत की तरफ आ गए. सो दिस इज द लिबरल व्यू ऑफ द मॉडर्नाइजेशन. एक पॉजिटिव व्यू आ गया आपके सामने. सोशल मोबिलिटी होती है. सोशल मोबिलिटी इज व्हेन you mobilize yourself according to your social needs, looking your society in front of you. This is also the liberal perspective of the modernization. Cultivation of national identity. अब cultivation of national identity को मैं किसके साथ रखूंगा, ये मुझे चैट बॉक्स में कौन बताएगा. How does modernization helps in cultivation of national identity? ये किसका पर्सपेक्टिव होगा, कौन सी थ्योरी का होगा ये. कैपिटलिस्ट, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, वुमेन एम्पावरमेंट, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, कल्चरल, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, केयर थ्योरी, सोशलिस्ट, लिबरल, कैपिटलिस्ट, सोशल, लिबरल, सोशल, रियलिस्ट. रियलिस्ट नहीं आएंगे यहाँ पे प्लीज. रेडिकल्स, सोशलिस्ट, अच्छा ये मार्क्सिस्ट. मोहम्मद शहबाज, यू आर वेरी राइट, दिस इज रेडिकल पर्सपेक्टिव. रेडिकल ने आपको कहा था कि हम यूनिवर्सल सिस्टरहुड का कॉन्सेप्ट करेंगे. दिस वाज द ओनली पॉइंट वेयर रेडिकल्स हैव सपोर्टेड द मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन गेव देम द कल्टीवेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी. दिस स्ट्रेंथेंड देयर नोशन ऑफ सिस्टरहुड इन द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म. ये वो एक पॉइंट है जिसमें आपकी रेडिकल्स ने सिर्फ एक बार सपोर्ट किया था आपकी मॉडर्नाइजेशन को. फिर आगे चल के थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म ने इनको फिर से सपोर्ट किया ऑन द टेक्नोलॉजिकल पार्ट, क्योंकि फोर्थ वेव जब उनकी ऑफशूट होके आती है, इट इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी ओनली. वंडरफुल. ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की कुछ स्टेजेस हैं. ये एक एक्स्ट्रा स्लाइड है, आपको ये सोशियोलॉजी में भी काम आ सकती है, इवन आपको ये पेपर में भी पूछ सकते हैं. लेकिन मैंने इन सारी स्टेजेस को आगे आपको इजी करके समझा दिया था कि एक इंडस्ट्री है, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है, फिर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग होती है, और फिर अर्बनाइजेशन होती है. सो दिस इज ऑल द सेम. You can look after to them, you can see them after the class as well. Three waves of modernization. Three waves of modernization क्या है? थोड़ा मुझे पता है कि आप लोग आज बोर हो रहे होंगे, ये टॉपिक थोड़ा खुशका है, लेकिन इस टॉपिक को करना बड़ा लाजमी है. ये टॉपिक जैसे ही आपका हो जाएगा, फिर हम जब इनको एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच से देखेंगे, ये आपको बड़ा इजी लगेगा. So according to economist, the development economist, development economy, which is itself a subject, वो कहता है कि थ्री वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है और थ्री वेव्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन है. जो आपकी पहली लहर चली है मॉडर्नाइजेशन की, वो ये पीरियड है. फिर आपका जो दूसरा वेव चला है वो ये पीरियड है. फिर आपका जो तीसरा वेव चला है वो ये पीरियड है. अब आपने इन पीरियड्स को समझना है. फिर हम देखेंगे कि हमने ये पीरियड्स क्यों बनाए हैं. पीरियड नंबर 1 है द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सॉरी द फर्स्ट वेव ऑफ मॉडर्नाइजेशन, के डिफ्यूजन ऑफ द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ लिविंग and technological innovation, economic development, mass media, promotion of global diffusion,
literacy and cultural developments. Mass media can teach literacy and other skills, replacing traditional ways, traditional identity development, a mass media support and national identities to a new nation and the attentions to the democratic policies. इग्नोर करें, डोंट वरी, ना है समझ में छोड़ दें. फिर आती है आपकी सेकंड वेव ऑफ मॉडर्नाइजेशन. मिस सादिया, इफ यू विश टू स्पीक. अच्छा ठीक है. फिर आती है आपकी सेकंड वेव ऑफ मॉडर्नाइजेशन. सेकंड वेव ऑफ मॉडर्नाइजेशन आपकी 70 से लेके 80 तक है. It does not support but criticize the influence of the Western modernity. इन्होंने वेस्टर्न मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज किया और ये क्रिटिसिज्म में खड़ी हो गई ये वेव. वेस्टर्न कल्चर एंड इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म को इन्होंने चैलेंज किया. इन्होंने कहा कि ये जो आपने फ्री स्टाइल और ये जो आपने जबरदस्त बातें बताई हैं, इट इज एक्चुअली अ वेस्टर्न कल्चर एंड इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म. फिर तीसरी बार आपके पास जो थर्ड वेव ऑफ मॉडर्नाइजेशन आती है, मैं आपको एक बात लाजमी बता दूं फिर से, ये जो आपकी मॉडर्नाइजेशन वेव्स हैं ये सारी जेंडर पर्सपेक्टिव में है. यानी हम अभी मॉडर्नाइजेशन को जेंडर के लेंस से देख रहे हैं बस. इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन कोई भी हो, आई डोंट केयर. इसके अलावा वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कोई भी हो, आई डोंट केयर. लेकिन इन जेंडर पर्सपेक्टिव दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा. थर्ड वेव में है कि इट इज न्यूट्रल, नॉट इन फेवर or in against of modern Western modernization. It explains modernity of the individual in a contemporary society. Modern society uses mass media, attractive media, English language, internet, whereas traditional society is based on direct interaction between the people. अच्छा, अब मैं चैट बॉक्स खोलता हूं थोड़ी देर के लिए. आप मुझे बताएं कि आपको कुछ समझ में आया इस सारे चार्ट के दरमियान. यानी इज देयर एनीथिंग जो आपको समझ में आई हो? बस, आई रियली वाज एक्सपेक्टिंग द सेम आंसर. अभी 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 इसी वक्त, अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त प्लीज, अभी इसी वक्त प्लीज प्लीज 2 मिनट चैट बॉक्स को छोड़ें प्लीज. बस 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 बस. अच्छा, अब ये देखें जादू. रुकें, ये देखें. मिस फरजाना खान, यू वांट टू से एनीथिंग? बोलें सर. आइडियोलॉजिकल चेंज वो आगे आगे दोबारा करता हूं रिपीट, डोंट वरी. मैंने आज पूरी स्लाइड्स रिपीट करनी है क्योंकि थोड़ा हैवी लेक्चर है और पाकिस्तान में कोई भी लोग इस तरह ये लेक्चर सारे नहीं पढ़ाते, सारे स्किप कर देते हैं. डोंट वरी, डोंट वरी. चैट बॉक्स को छोड़ें और अभी थोड़ी देर में आपने अपने आप से चैट बॉक्स में टाइप करना है. अच्छा, ये देखें. सो दिस इज द फर्स्ट वेव ऑफ मॉडर्नाइजेशन. क्या ये पीरियड फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का नहीं है? क्या ये वेव सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का नहीं है पीरियड? क्या ये पीरियड थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म का नहीं है? आप लोग आधा सोचते हैं. अब ये देखिए, चैट बॉक्स को छोड़ें, रुकें, ये देखिए. इन्होंने वेस्टर्न कल्चर और इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म का कहा है, यानी मार्क्सिज्म आ गया यहां पे, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म आ गई यहां पे. ओके, छोड़ें चैट बॉक्स को, छोड़ें. इन्होंने कहा है कि हर इंडिविजुअल पे डिफरेंट मॉडर्निटी है, हर इंडिविजुअल पे डिफरेंट मॉडर्निटी है. आपके पास राइज ऑफ सब्जेक्टिविटी आ गई यहां पे. सी, इट्स वर्किंग. थोड़ा और ठहरे. अब इस वेव ऑफ मॉडर्नाइजेशन में औरतों ने ब्यूटिफिकेशन ऑफ वुमेन से मना कर दिया था. औरतों ने कहा कि हम ब्यूटिफिकेशन ऑफ वुमेन नहीं करेंगे. लेकिन आगे चल के हमें पता चलता है कि औरतों ने ब्यूटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और फिर उन्होंने कहा कि अब हम वही करेंगे जो हमें अपना बिहेवियर कहेगा. अगर बिहेवियर लिपस्टिक की इजाजत देगा तो मैं लगाऊंगी. सो देयरफॉर इट वाज न्यूट्रल. बिकॉज इट वाज न्यूट्रल, देयर वर अदर जेंडर्स नाउ एज वेल. There was rise of multiplicity of gender as well. So there was
They were not even against modern Western modernization, nor in the favor of Western modernization, because they were postmodernist as well, they were socialist as well, they were radicals as well, they were others as well. So therefore, in your first wave of modernization, we get women in development, which is a liberal perspective of your development. In second wave, we get women and development, which is a Marxist perspective of women in development. And then in the third wave, we get GAD, gender and development, the rise of other identities, which is known as the socialist perspective of the modernization. अब आया कुछ समझ में? अभी तक हमने विड वेट गेट पढ़ा ही नहीं है, ये सारा आपका फाउंडेशन चल रहा है. सरकार शाह, if you did that again, you would be removed from the meeting, you know that. Yes, exactly. बातों को घुमाना है तरीके से. वीडियोस प्लीज ऑफ रखा करें अपनी. अच्छा, एक मिनट सर, पहले ये लिंक कर, पहले ये लिंक नहीं कर रहे थे, सही है. कल्चरल, सर कल्चर तो फर्स्ट में लिखा हुआ है, कल्चरल डेवलपमेंट है. हमने यहाँ पे कल्चरल नोशंस को चैलेंज नहीं किया, कल्चरल डेवलपमेंट है सिर्फ. फर्स्ट में विड, WID, विड फर्स्ट में, वेड सेकंड में, गेड थर्ड में. रिपीट कर रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं. चले मैं रिपीट कर देता हूं. आई होप के अभी थोड़ा सेंस काम कर रहा होगा आपका. देखिए, आप लोगों का ये मसला है कि आप लोग आइडियोलॉजिकल चेंज यानी द राइज ऑफ स्ट्रक्चरल पेट्रार्की. Bro, I'm tired because of the people's actions, so I must not be. बस उनका गुस्सा आप लोगों पे वाकई उतारना गलत है. देखिए, मेरी बात सुने. जेंडर एंड डेवलपमेंट में क्या है आपके पास, जो आज वाला टॉपिक है. जेंडर एंड डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट वर्ड है, ये जो तरक्की याफ्ता जो जदीदियत आई है, इसमें जेंडर का क्या रोल रहा है और जेंडर आज डेवलपमेंट को किस तरीके से देख रही है और आगे चल के जेंडर इसको किस तरीके से देखेगी. सो सबसे पहले हमने स्टार्ट की डेवलपमेंट की कॉलोनियलिज्म से. अब आपको पता है कि जैसे ही जदीदियत आना स्टार्ट हो गई थी, तो जो इंपीरियल पावर्स थे उन्होंने कॉलोनीज बनाना स्टार्ट की. सो दे स्टार्टेड कॉलोनाइजेशन. अब जेंडर एंड कॉलोनाइजेशन आपका यहां पे आ गया. कॉलोनाइजेशन उन्होंने क्यों स्टार्ट की थी? बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट. सो देयरफॉर कैपिटलिज्म, सॉरी, colonialism and gender is the topic of your gender and development in your syllabus. फिर उसके बाद आपके पास मॉडर्निज्म आती है. अब मॉडर्निज्म क्या है? मॉडर्निज्म में है जदीदियत. मॉडर्निज्म में आपके पास 3 वेव्स ऑफ मॉडर्निज्म है, 1, 2 and 3. फर्स्ट में आपके पास आएगा विड, फिर सेकंड, अभी तक हमने विड वेट गेट तो पढ़ा ही नहीं है. फिर आएगा आपके पास गैड, और फिर आएगा आपके, अच्छा सॉरी, विड, वेड एंड गैड. सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन को अपने तरीके से चलाने के लिए लिबरल्स ने अपनी ये आइडिया दी, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे. फिर उसके बाद डेवलपमेंट को चलाने के लिए ये आइडिया मार्क्सिस्ट ने दी कि ये तरीका होता है डेवलपमेंट को चलाने का. फिर इन दी एंड
सोशलिस्ट आ जाते हैं जो कहते हैं कि आप दोनों गलत हो और ये तरीका है असल औरतों को डेवलपमेंट में ले आने का। ये हो गया आपका कॉलोनाइजेशन, ये हो गया आपका मॉडर्नाइजेशन, ये आपकी मॉडर्नाइजेशन की थेरीज आ गई। अब आता है आपके पास दूसरा पार्ट। मॉडर्नाइजेशन को हमने देखना था जेंडर के पर्सपेक्टिव में कि एक जेंडर किस तरीके से देखती है मॉडर्नाइजेशन को। इसमें हमारे पास क्या क्या है ये देखें। इसमें हमारे पास वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है जो कि मार्क्सिस्ट थ्योरी है। फिर हमारे पास डिपेंडेंसी थ्योरी है जो कि अगेन मार्क्सिस्ट थ्योरी है। फिर हमारे पास वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो कि आपका लिबरल पर्सपेक्टिव है। नहीं, अलग करते हैं इसको। ये आपके हो गए मॉडर्नाइजेशन इन द जेंडर लेंस फ्रॉम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव, रेडिकल पर्सपेक्टिव। फिर हमने दोबारा मॉडर्नाइजेशन को देखना है in your gender lens according to the structural functionalism which is a liberal perspective। ये आपका है लिबरल पर्सपेक्टिव। अच्छा, सारे लोग प्लीज स्क्रीन पे ध्यान दें। आज वाला जो हमारा पूरा टॉपिक था, अभी मुझे एहसास हुआ है कि मुझे पूरा बाकायदा ऑर्गेनाइज करके चलना था, क्योंकि मैंने ये सोचा कि आप लोगों की कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी कि यू गाइस वुड बी कनेक्टिंग इट बाय योरसेल्फ। लेकिन अब मैं आपको सारा कनेक्ट करके बताता हूँ। डोंट वरी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मुझे ये एक साल में कभी समझ में नहीं आया, तो कोई मसला नहीं है। प्लीज, इसमें कोई डिस्करेज होने वाली बात नहीं है। सुकून से, प्यार से सुने, फिर हम आगे चलते हैं। डोंट वरी, अगर एक्स्ट्रा लेक्चर भी होता है, आई डेम केयर, डोंट वरी। आज ग्रामर का क्लास भी नहीं है, सो हम साथ में ही हैं, बैठे हैं, कोई मसला नहीं है। सो प्लीज एंजॉय द गेम। ये आपके पास है जेंडर एंड डेवलपमेंट कि एक जो डेवलपमेंट होती है उसमें जेंडर का क्या रोल होता है। जैसे ही डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपके सामने आया तो कॉलोनियल मास्टर्स ने कॉलोनीज बनाना स्टार्ट की। अब कॉलोनीज क्या होती हैं कि जब आपके पास कोई कॉलोनियल मास्टर आए, जिस तरह यूके और फ्रांस थे, अगर वो आपको अपनी कॉलोनी बनाते हैं और आपसे रिसोर्सेज छीनते हैं, तो रिसोर्सेज छीनने के वक्त एक जेंडर के साथ क्या होता है, अगर हम ये देखें तो हम इसको कहेंगे द जेंडर एनालिसिस ऑफ कॉलोनियलिज्म। इसको हम देखते हैं पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से। ये एक पूरी थ्योरी है जिसका काम सिर्फ कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म में औरत का हाल देखने के लिए हम ये थ्योरी इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा ठीक है जी, आइंदा से जब भी हमें डेवलपमेंट देखनी होगी और औरत की डेवलपमेंट देखनी होगी तो हमने पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव में देखनी है। अगर वो औरत कॉलोनियल औरत है या वो पोस्ट कॉलोनियल औरत है। अब ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी योर पाकिस्तान वुमेन पे भी अप्लाई होती है, करते हैं थोड़ी देर में, डोंट वरी। फिर आगे चल के जैसे ही डीकोलोनाइजेशन हो गई, कॉलोनियलिज्म का जहान खत्म हो गया, आपके पास आपके पास लिबरल वैल्यूज यानी लिबरलिज्म का जब कॉन्सेप्ट आया तो आपके पास मॉडर्निज्म आई, जदीदियत आई। अब जदीदियत को जेंडर लेंस किस तरीके से देखती है,
इस थ्योरी से, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। नाउ दिस इज द मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एनालिसिस अकॉर्डिंग टू लिबरल फेमिनिस्ट। फिर आगे चल के ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म होता है, इस पे क्रिटिक होना स्टार्ट होती है कि ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है वो असल में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म नहीं है, वो वर्ल्ड सिस्टम है, वो डिपेंडेंसी है। एंड दिस paved the way for the modernization analysis by the gender, which is known as Marxist, Socialist, and Radicals, according to these feminist brands, जिन्होंने ये दो थ्योरीज दी, थ्योरी 1, थ्योरी 2, थ्योरी 3, थ्योरी 4। क्लियर? मैं एक मिनट चैट बॉक्स भी खोल देता हूं। फिर उसके बाद आपकी मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंटल अप्रोचेस आती हैं, जिसमें फर्स्ट वेव ऑफ मॉडर्नाइजेशन, सेकंड वेव ऑफ मॉडर्नाइजेशन और थर्ड वेव ऑफ मॉडर्नाइजेशन। राइट आफ्टर दैट, स्क्रीन पे फोकस करें प्लीज, स्क्रीन पे फोकस करें। राइट आफ्टर दैट ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया में आम हो जाती है। ये पूरा मैंने आपको सीक्वेंस वाइज नक्शा बना के दिया है, डोंट वरी, सारा हो जाएगा, डोंट वरी, चिल। फिर आपके पास दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हो जाती है। नाउ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, हम ये देखेंगे। फिर हमने देखना है ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर। जो ग्लोबलाइजेशन पे, जेंडर पे अच्छी बातें बताएंगे, पॉजिटिव बातें बताएंगे, वो आपके लिबरल्स हो जाएंगे, और जो बातें नेगेटिव बताएंगे वो आपके ये सारे हो जाएंगे। फिर ये आगे के टॉपिक्स है नवीद, ये आगे के टॉपिक्स है, अभी तक हमने गेट पढ़ा ही नहीं है, अभी तक हम इसी बात पे हैं कि ये है क्या सारा। फिर आगे चल के आपके पास फिर से एक क्रिटिक हो जाती है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशनलिज्म है, देखें थोड़ा ध्यान दें, सब ठीक हो जाएगा। ये जो इंस्टीट्यूशनलिज्म है, इस इंस्टीट्यूशनलिज्म की वजह से, यानी दिस इंस्टीट्यूशनलिज्म इज द ऑफशूट ऑफ योर ग्लोबलाइजेशन। अब इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इंस्टीट्यूशनलिज्म हुई है, इसमें हमने एसएपीज देखा है। अब एसएपीज तो हम आगे पढ़ेंगे। अब इन एसएपीज का जो स्टेटस है वुमेन पे, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन, क्योंकि फिलहाल मैं आपको ये बता दूं, आगे चल के तो हम इसको सुकून से पढ़ेंगे कि एसएपीज क्या हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी मुल्क में एसएपीज लगती हैं, वहां पे औरत का जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है, जो औरत का जो डेवलप होना है, वो खत्म हो जाता है। अगर मैं इस तरह विड वेट गेट पढ़ा के चला जाऊं तो फायदा क्या? अगर मैं इनको डायरेक्ट ये विड ये है भाईजान, गेट ये है और विड वो है, तो फिर मेरे इतने ज्यादा बोलने का क्या फायदा? मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाह रहा हूं, सवाल कहीं से भी आए, यू गाइस गोना बूम। फिर आगे चल के जब आपके पास एसएपीज का कॉन्सेप्ट आता है, अगेन अगेन आपके पास मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट और रेडिकल्स खड़ी हो जाती हैं, और इन एसएपीज को ब्लंडर कहती हैं, और इन एसएपीज को जो भी कहती है, हम वो आगे चल के देखेंगे कि व्हाट इज एसएपीज। डिसेबल चैट, चैट डिसेबल हो गई है। अच्छा जी, इट्स फाइन, डोंट वरी, खैर है, खैर है, रिलैक्स रहे। मैं आपको एक दफा समझाता हूं, आपको सारा समझ आ जाएगा, डोंट वरी, चिल सीन। व्हाट इज डेवलपमेंट? एक डेवलपमेंट क्या है? जब भी दुनिया में कोई नॉवेलिटी आए, जब भी दुनिया में कोई नई चीज आए, फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले पत्थर का व्हील बनाया, पत्थर के व्हील के बाद जब आपने रबड़ का व्हील बनाया, तो इससे साबित हुआ कि नाउ यू आर डेवलप्ड, आपने डेवलपिंग करना स्टार्ट कर दिया है। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे,
फिर डेवलपिंग हुई, हम पक्के मकान में आ गए, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, हम इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में आ गए। ये वो सारी चीजें हैं जो डेवलपमेंट के साथ हुई हैं। डेवलपमेंट का मतलब है जदीदियत, यानी एक जो डेवलपमेंट होती है आपकी, एक स्टेज से जो आप दूसरी स्टेज में शिफ्ट होते हैं, ये डेवलपमेंट होती है। अब फॉर एग्जांपल जो रूरल वुमेन है, उसकी डेवलपमेंट क्या है? उसके पास ना रिसोर्सेज हैं, उसके पास ना रोजगार के मौके हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वहां पे डेवलपमेंट कैसे आएगी? वहां पे तो औरत वैसे ही रहेगी। So therefore, in 1960s, there was a big concept of development. क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ मर्द हजरात के लिए थी, औरतों ने कहा कि भाईजान आप हमें डेवलपमेंट में रोल प्ले करने क्यों नहीं देते? We want to be the part of your development. So therefore, we had these three approaches. आपके पास विड आ गई, आपके पास वेड आ गई, आपके पास गेड आ गई। लिबरल ने कहा कि अगर आपने औरतों को डेवलपमेंट में ले आना है तो आप विड करें। मार्क्सिस्ट ने कहा अगर आप औरतों को डेवलपमेंट में ले आना चाहते हैं तो आप वेड करें। सोशलिस्ट ने कहा कि अगर आपने औरतों को डेवलपमेंट में ले आना है तो आप गैड करें। लेकिन बात यहां तक नहीं थी, यहां तक पहुंचने के लिए भी औरतों को काफी इफर्ट्स करने पड़े। सो देयरफॉर हमने डेवलपमेंट को आज वाली डेवलपमेंट से नहीं देखना, हमने देखना है कि ये डेवलपमेंट स्टार्ट कहां से होती है। सो देयरफॉर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है सबसे पहले आपकी कॉलोनियलिज्म से। अब कॉलोनियलिज्म क्या है कि जब भी एक जो इंपीरियल मास्टर थे 19वीं सदी में, 17वीं सदी में, ये जब भी पावरफुल हो जाते थे, ये कॉलोनियलिज्म करते थे। ये कॉलोनियलिज्म क्यों करते थे? ताकि जिस स्टेट को ये अपनी कॉलोनी बनाएंगे, उसके रिसोर्सेज चोरी करेंगे, उसके सारे रिसोर्सेज ये अपने मुल्क में ले जाएंगे। लेकिन अब जब रिसोर्स चोरी कर रहे हैं तो वहां पे सोसाइटी भी है। अब अगर वहां पे सोसाइटी भी है तो वहां पे फर्द भी है। अब अगर वहां पे फर्द भी है तो वहां पे लाजमी औरत भी है। सो देयरफॉर ये जो सारी कॉलोनियलिज्म हो रही है, इसका औरत पे क्या इम्पैक्ट है? और ये जो कॉलोनियलिज्म है, जो डेवलपमेंट के जरिए से स्टार्ट होती है, तो इसमें जेंडर का क्या रोल है? सो देयरफॉर हमने डेवलपमेंट को देखा कॉलोनियलिज्म से। फिर आपके पास इस पार्ट को एड्रेस करने के लिए जो थ्योरी है जिसको हम यूज करते हैं, इस थ्योरी का नाम है पोस्ट कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव। ये हम दोबारा पढ़ते हैं, डोंट वरी। आगे चल के जब आपकी कॉलोनाइजेशन खत्म हो जाती है, डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, यूएन बन जाती है, लीग ऑफ नेशन बन जाती है, जो आपने आईआर में पढ़ा होगा, या फिर डिफरेंट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो इंपीरियलिस्ट पावर थे वो टूट चुके थे, तब आपके पास कॉन्सेप्ट आता है कि आज से हम मॉडर्नाइजेशन करेंगे, लेकिन जेंडर के पर्सपेक्टिव में भी। अब वो जेंडर के पर्सपेक्टिव में जो मॉडर्नाइजेशन हुई है, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बताएगी, ये लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्नाइजेशन है। यानी अगर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आपको मॉडर्निज्म के बारे में कुछ बताए तो वो लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ योर डेवलपमेंट है। यानी इन शॉर्ट लिबरल थ्योरी ने एक छोटी थ्योरी दी है आपको, जो आपको औरतों के बारे में बताएगी, जो आपको औरतों को मॉडर्नाइज करने में और डेवलपमेंट में रोल प्ले करने में मदद देगी। फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बाद लिबरल्स ने विड का कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में काफी फ्लॉज थे। हमने कहा ठीक है भाईजान, आप फ्लॉज करो, कह रहे कोई मसला नहीं है। इन्होंने जैसे ही स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद इनके राइवल्स जो लिबरल्स हैं, इनके जो राइवल्स थे वो खड़े हो गए, जिनका नाम था मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट और रेडिकल्स। इन्होंने कहा कि भाईजान, जिसको आप अपनी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को कहते हैं, जो आपकी जेंडर को डिफाइन करती है कि जेंडर आपकी डेवलपमेंट में कैसे रोल प्ले करेगी, जो ऐसे रोल प्ले करेगी, जो आप कहते हैं कि आपकी जो थ्योरी है जो ये बताएगी कि जेंडर डेवलपमेंट में रोल किस तरह प्ले करेगी, यानी वो इस तरह प्ले करेगी, इस थ्योरी जो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है। इन्होंने कहा कि आप सारे गलत हो, ये जो आप स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी कर रहे हो, ये असल में वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है।
ये असल में डिपेंडेंसी थ्योरी है. So therefore, the Marxist perspective of gender modernization is not structural functionalism, but it is world system theory. It is dependency theory. अब ये थ्योरी लिबरल की हमने अलग पढ़नी है, ये थ्योरी हमने अलग पढ़नी है, ये थ्योरी हमने अलग पढ़नी है. फिर आगे चल के मॉडर्नाइजेशन की जो वेव्स आती हैं, इसमें लिबरल्स ने कहा कि विड करें मसला हल हो जाएगा, औरत इन डेवलपमेंट करें. इन्होंने कहा औरत और डेवलपमेंट करें, इन्होंने कहा जेंडर और डेवलपमेंट करें. हमने कहा ठीक है. अब इन सबके अपने अपने फॉर्मूलाज हैं. फिर आगे चल के जब थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म खत्म हो जाती है, आपकी ग्लोबलाइजेशन आ जाती है कंप्लीटली दुनिया में, और आपकी जेंडर भी स्ट्रेंथन हो जाती है. तो आपका जो ग्लोबलाइजेशन का जो जेंडर पे इम्पैक्ट पड़ता है, अब जारी बात है ग्लोबलाइजेशन का अगर जेंडर पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो पाकिस्तानी औरत अमेरिका में जाके अगर कमा रही है तो ये उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई, ये डेवलपमेंट है. अगर ग्लोबलाइजेशन को हम पॉजिटिव तरीके से लिखेंगे तो वो लिबरल लिखेंगे, और अगर हम ग्लोबलाइजेशन का जेंडर पे नेगेटिव इंपैक्ट लिखेंगे तो वो मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट और रेडिकल्स होंगे. फिर आगे चल के जब ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, आपके इदारे बन जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं. अब वो इंस्टीट्यूशंस आपको एसएपीज देते हैं. अब एसएपीज क्या है? फॉर एग्जांपल आपके जो लोन देने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, जिस तरह आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है, ये आपको लोन देने वक्त एसएपीज देते हैं. अब वो एसएपीज क्या है कि भाईजान अगर आपने कर्जा उतारना है, अगर आपने हमारा कर्जा उतारना है तो आपने ये एसएपीज को पूरा करना है. अब एसएपीज क्या है? एसएपीज ये है कि ये शर्तें हैं, ये कंडीशंस हैं, आपने लाजमी करनी है. उनमें एक कंडीशन जो इस दफा पाकिस्तान ने आईएमएफ का लोन लिया, तो उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद करेंगे. अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज अ विड अप्रोच. अगर हम इनके कहने पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद करेंगे तो इससे साबित होता है कि ये एसएपीज हमारे फेवर में नहीं है, ये औरतों को सब्जुगेट कर रही हैं, औरतों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रही. सो देयरफॉर इसकी क्रिटिक हम करते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से और रेडिकल पर्सपेक्टिव से. ये टाइमलाइन है पूरी दुनिया के डेवलपमेंट की विथ जेंडर विथ इट. अगर ये अभी तक नहीं आया समझ में तो मुझे दोबारा बताएं. चैट बॉक्स इज नाउ अगेन ओपन. I literally tell you all that. I literally tell you all that. मैं 36 घंटों से I have been awakened for 36 hours and this is my second class right now. So अब इसके बाद मैंने करंट अफेयर्स की रिवीजन करनी है एंड देन आफ्टर 38 और 42 आवर्स आई वुड बी स्लीपिंग. और जब नींद में कोई बंदा आपको ये रिपीट करा सकता है 10 दफा, तो आप जो होश में लोग हो उनको समझ में क्यों नहीं आता? थोड़ा गौर करें. इट इज वेरी इजी. मैं रिपीट करता हूं दोबारा. डोंट वरी, डोंट वरी. असल में ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल होता है तो अकेडमीज स्किप करा देती हैं. अच्छा अच्छा, एक दफा हम रिपीट करेंगे और फिर हम टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे दोबारा से. आवाज का सिर्फ आपके पास मसला है. इट इज ऑल ओके ओवर हियर. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. अच्छा जी, शुरू करते हैं दोबारा. मिस सानिया, अगर आपका ये फर्स्ट क्लास है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि विड क्या है, वेड क्या है, लिबरल क्या है, मार्क्सिस्ट क्या है. सो प्लीज, हाँ हाँ मिस नीलम, अभी आपको आ जाएगा समझ में. इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, आप बेफिक्र रहें. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दें जो कैरेक्टरिस्टिक्स में. सर तौफीक, पहले विड वेट गेट कैसे कराऊं जब मैंने इनको बताना है कि मॉडर्नाइजेशन यहां से नहीं है, यहां से स्टार्ट हुई है. सिलेबस में क्यों है कॉलोनाइजेशन? सिलेबस में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्यों है? सिलेबस में वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्यों है? सिलेबस में डिपेंडेंसी क्यों है? सिलेबस में विड वेट गेट क्यों है? सिलेबस में ग्लोबलाइजेशन क्यों है? सिलेबस में एसएपीज क्यों है? ये तो पहले इनको बता दूं असल में, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी मेहनत डबल करता हूं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा.
अच्छा अच्छा अच्छा, चले मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ। अज्यूम करें, अज्यूम करें कि आप दुनिया में नए आए हो, यू आर वेरी न्यू इन द वर्ल्ड। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका मतलब है जेंडर और तरक्की याफ्ता। यानी अगर आप तरक्की याफ्ता होते हैं तो इसका आपके जेंडर पे क्या रोल होता है। अगर आपकी जेंडर आपके सामने हो और तरक्की हो रही हो, तो फिर जेंडर का तरक्की पे, तरक्की का जेंडर पे क्या रोल होता है। हमने कहा ठीक है सर, हम इसको पढ़ेंगे। अब अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं, देखें, आई हैव टू स्टडी एज वेल, मैं अपनी भी रिसर्च पूरी पूरी करके फिर आता हूं। ये आपका सिलेबस है, आई होप आप सबको नजर आ रहा है। ये एग्जामिनर ने कह दिया भाईजान आपने जेंडर और डेवलपमेंट करनी है। हमने कहा ठीक है सर करेंगे। तो इन्होंने कहा कॉलोनियल से स्टार्ट करें कि डेवलपमेंट कॉलोनियल से कैसे स्टार्ट होती है, और इसको जेंडर को खुद ही ऐड कर लें। फिर उन्होंने कहा कि कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर देखें कि एक कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर क्या होता है। यानी अगर आपने कैपिटलिस्ट के फायदे लिखने होंगे तो आप लिबरल कहेंगे, लेकिन अगर आपने कैपिटलिस्ट के नुकसान लिखने होंगे तो आपके पास ये वो थेरीज हैं जो कैपिटलिज्म के खिलाफ है, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट एंड रेडिकल्स। हमने कहा ठीक है सर। फिर आपको एग्जामिनर कहता है कि आपने एनालिसिस करनी है डेवलपमेंट ऑफ जेंडर, एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट थेरीज, जिसमें उन्होंने कहा मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, फिर उन्होंने कहा वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, फिर उन्होंने कहा डिपेंडेंसी थ्योरी, फिर उन्होंने कहा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। हमने कहा सर ये तो आपने सारा कुछ मिक्स कर दिया। अब ये देखें, मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, अगेन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, फिर आपका लिबरल पर्सपेक्टिव। जो सबसे पहले आना चाहिए वो सबसे आखिर में सिलेबस में। खैर, फिर आपका है कि जेंडर की अप्रोचेस क्या है डेवलपमेंट पे। हमने कहा सर पहले हम आपको विड बताएंगे, द फर्स्ट वेव ऑफ मॉडर्नाइजेशन, फिर हम आपको सेकंड वेव ऑफ मॉडर्नाइजेशन बताएंगे, फिर हम आपको थर्ड वेव ऑफ मॉडर्नाइजेशन बताएंगे, फिर हम आपको ये बताएंगे कि जेंडर की क्रिटिक क्या है ऑन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज, एसएपीज। फिर ये कहते हैं कि आप मुझे ग्लोबलाइजेशन और जेंडर बताएं। ये पूरा जो इन्होंने जो जो कंट्रीब्यूट किया है, ये जो पूरा पार्ट है, ये इनकी डिवीजन ही खराब है। सो देयरफॉर मैंने इसको आपके सामने सही तरीके से डिवाइड, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। अगर आपने जेंडर की डेवलपमेंट पढ़नी है तो सबसे पहले आपने कॉलोनियलिज्म पढ़नी है, फिर आपने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अच्छा, कॉलोनियलिज्म जब भी हम पढ़ते हैं जेंडर में तो आपको हेल्प करती है पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म या पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म। फिर जैसे ही कॉलोनीज एंड हो जाती हैं, आपके पास मॉडर्नाइजेशन आना स्टार्ट होती है। ये आपकी लिबरल ये आपकी लिबरल डेवलपमेंट ऑफ द जेंडर है, जो इस थ्योरी के हवाले से चलती है। अब जब भी मैं लिबरल के पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट को बयान करूंगा कि इसका जेंडर पे क्या इंपैक्ट होगा, तो मैं लिबरल्स की स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से बताऊंगा। लेकिन फिर मैं इसी डेवलपमेंट को जब मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट और रेडिकल के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि ये जो डेवलपमेंट है ये क्या है, तो ये कहेंगे कि ये जो डेवलपमेंट है जिसका असर जेंडर पे है वो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वो डिपेंडेंसी थ्योरी है। फिर आपके पास वेव्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, द वेव्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। वेव्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन में आपके पास डेवलपमेंटल अप्रोचेस आना स्टार्ट होती हैं। आपके पास फर्स्ट वेव में लिबरल अप्रोच आती है, सेकंड वेव में आपके पास मार्क्सिस्ट अप्रोच आती है, थर्ड वेव में आपके पास सोशलिस्ट अप्रोच आती है। राइट आफ्टर देम ग्लोबलाइजेशन का दुनिया में रुझान बढ़ जाता है, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी औरत पे
डेवलपमेंट का काफी ज्यादा असर होता है। सो देयरफॉर जब भी हम ग्लोबलाइजेशन का जेंडर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट बताएंगे तो हम पाएंगे ये लिबरल पर्सपेक्टिव है। लेकिन जब भी हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव बताएंगे, ये आपका नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। ये जब भी हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव बताएंगे तो हम इन थेरीज के हिसाब से बताएंगे, क्योंकि इन थेरीज को कैपिटलिज्म, ग्लोबलाइजेशन और लिबरल डेमोक्रेसी, इन चीजों से चिढ़ है। यस, अगर पॉजिटिव होगा तो लिबरल, अगर नेगेटिव होगा तो ये सारे। फिर आपको पता है कि जैसे ही ग्लोबलाइजेशन अपने जवानी में आ चुकी थी तो इदारे बनना स्टार्ट हुए थे। यूएन बन गई, वर्ल्ड बैंक बन गई, आईएमएफ बन गई। अब इन्होंने कर्जा देना स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कर्जा देंगे तो उसके साथ एसएपीज भी आएंगी। एसएपीज क्या है हम आगे पढ़ेंगे। अगर इन एसएपीज की हम क्रिटिक करेंगे तो हम इन थेरीज को यूज करेंगे जो इसको जलील करेंगे कि आपका काम हमें लूटना है, आपका काम हमें तबाह करना है, आपका काम हमें जलील करना है। क्योंकि ये जो मार्क्सिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, ये रेडिकल्स हैं, ये कहती हैं कि ये जो इदारे हैं ये भी स्ट्रक्चरल पेट्रार्की है। ये जो इदारे हैं इनमें भी स्ट्रक्चरल पेट्रार्की है। ये जो इदारे हैं इनमें भी सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ द वुमेन है। ये जो इदारे हैं ये भी मेल सेंट्रिक हैं। ये जो इदारे हैं ये भी कैपिटलिस्ट है। ये जो इदारे हैं ये भी औरत को हमेशा नीचे और कमतर गुलाम रखते हैं, और ये एसओपीज में हमेशा औरतों को डिग्रेड करने की बात करते हैं। ठीक है, दांतों के बाद वनने मूड आता है। मगर आसिफ, यू वांट टू स्पीक, बोले। एसएपी की लॉन्ग फॉर्म बता दें। थोड़ा जोर से बोले। एसएपीज की लॉन्ग फॉर्म बता दें। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स। थैंक यू सर। हाँ, इसकी वजह से यार आप स्क्रैच कर रहे थे, हाथ ऊपर कर लिया होता बस, सिंपल। चलें चलें, कोई नहीं, खैर फाइन। अच्छा मिस लारिफ जल्दी से बोले और हम आगे फिर कंटिन्यू करें अगर टाइम है। सर, ये लेक्चर मैं नहीं सुन पाई। एक तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, और दूसरा मैं पता नहीं शायद कोई नेट का कोई मसला बना है, वो मैं लॉग आउट हो गई हूँ खुद ही, और वो काफी देर तक मसला चलता रहा है। वो अभी रिजोल्व है तो आपने उसको रिपीट भी कर दिया हुआ था। अब ये दोबारा मैं कैसे सुन सकती हूँ जो लेक्चर आपने डिलीवर किया है? मैम कर देंगे दोबारा रिपीट, लेकिन वीकेंड पे। यानी नेक्स्ट संडे तक? हाँ, तब तक यूट्यूब पे हमारे फर्स्ट 4 लेक्चर्स हैं, आप वो सुन लें। फिर उसके बाद ओके। आप किसी भी एडमिन से रब्ता करें, वो आपकी रिवीजन क्लास सेट कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, आप अपने टॉपिक को छोड़े, सिर्फ मुझे ये बताएं कि जेंडर और डेवलपमेंट का जो रिश्ता है, जो कॉलोनियलिज्म के बाद स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में, और फिर वर्ल्ड सिस्टम में, और डिपेंडेंसी में, और फिर डिफरेंट वेव्स में, और फिर ग्लोबलाइजेशन में, और फिर इंस्टीट्यूशनलिज्म में, ये जो आया है ये आपको समझ आया, या मैं एक दफा फिर से आपको क्लियर करूं, क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, सुकून से, अब हम सुकून से जब भी पढ़ेंगे, असल में गलती मेरी है, मैंने स्लाइड्स काफी वो ऊपर के लेवल की बनाई। मैंने कहा ये खुद ही कनेक्ट कर लेंगे, इनको खुद ही पता चल जाएगा ये मार्क्सिस्ट है, ये सोशलिस्ट है। ये देखें, अब जैसे यहाँ पे है तो मैंने ये डायरेक्ट खुद ही कर दिया, ये मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट। तो आई नेवर न्यू कि ये थोड़ा मसला होगा, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। थेरीज असल में ये देखें, ये देखें, ये देखें मिस नीलम, ये देखें, ये देखें, ये जो थेरीज हैं आपकी, एक ये थेरी है आपकी जो फेमिनिज्म से है, ये आपकी फेमिनिज्म से थेरी नहीं है, ये आपकी सोशल साइंसेस से थेरी है। इसको लिबरल्स ने सपोर्ट किया,
फिर आपके पास ये थेरीज अगेन इंटरनेशनल रिलेशन से हैं, इनको इन्होंने सपोर्ट किया। फिर आपके पास ये जो डिफरेंट ये जो हैं, ये इनके अपने ब्रांड्स हैं, अब ये इनके जाती ब्रांड्स हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन को लिबरल्स ने सपोर्ट किया, इन्होंने कहा कि हम हेड करेंगे। सो देयरफॉर हमेशा ये पॉजिटिव इंपैक्ट बताएंगे ग्लोबलाइजेशन का, ये नेगेटिव इंपैक्ट बताएंगे। अब ये देखें, एक मिनट, पावरफुल फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ईयर, पास पेपर चेक कर लें। थैंक यू। अच्छा, ये सवाल देखें, पावरफुल फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, the powerful forces of globalization have highlighted various gender issues across the culture and throughout the globe। अच्छा, ये स्टेटमेंट था कि वाकई ग्लोबलाइजेशन ने काफी जबरदस्त तरीके से कल्चर को और जेंडर के मसलों को नुमाया कर दिया है। डिस्कस बाय कोटिंग एग्जांपल्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। अगर आप कहेंगे कि वाकई ग्लोबलाइजेशन ने हमारी हेल्प की है और हमारे इश्यूज को उजागर किया है, तो ये आपका होगा ग्लोबलाइजेशन इन लिबरल पर्सपेक्टिव। अगर आप कहेंगी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें काफी और ज्यादा नए मसले हुए हैं, तो दे वुड बी योर ग्लोबलाइजेशन इन मार्क्सिस्ट, रेडिकल एंड सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव। सिंपल। फिर इनके दरमियान हमने एग्जांपल्स कोट करनी है, वो हम अपने आंसर्स के बीच बीच में इन द पैराग्राफ्स कोट करते रहते हैं, इट्स ऑल फाइन, लेकिन दिस इज अ वेरी वंडरफुल सवाल। अब ये देखें आप, जो आज हमने जो करना था, ये अच्छा क्रिटिसिज्म ऑफ गैड, अच्छा ये ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इंपैक्ट्स, फिर उसके बाद हमने नेगेटिव इंपैक्ट्स करने थे अकॉर्डिंग टू दीज थेरिस्ट। खैर, आप बेफिक्र रहें सारे, क्योंकि दिस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आपको इस स्लाइड में से कोई सवाल है तो वो पूछें, बाकी ये वाले सारे टॉपिक्स हम कल सुकून से करेंगे, लाइन बाय लाइन, slowly and gradually। Sorry, it was all my mistake। The floor is now open। कोई सवाल, दोबारा रिपीटेशन, कोई और मसला? जी जी, मैं दोबारा बनाऊंगा, मैं दोबारा बनाऊंगा, डोंट वरी, आप बेफिक्र हैं, मैं दोबारा बनाऊंगा। एसएपीस का पॉजिटिव रोल, एसएपीस को क्रिटिसाइज करेंगे हम, क्योंकि पॉजिटिव रोल कैसे होगा जब आपकी सॉवरेनिटी खराब हो रही है। तो मैं कहूंगा एसएपीस को कभी भी पॉजिटिव ना लें, क्योंकि उनका कोई रोल होता ही नहीं है पॉजिटिव। यार ये हमजा, वो सवाल सॉल्व करने में मुझे बड़ा मजा आएगा, लेकिन जब तक आपने ये डेवलपमेंटल थ्योरीज नहीं पढ़ी तो आपको पता है मसला हो जाएगा। मैंने आपको मिसाल दी मिस माम कि अगर आपने पॉजिटिव लिखना है तो आप हमेशा लिबरल्स, अगर आपने नेगेटिव लिखना है तो आप हमेशा ये लिखेंगे। मार्क्सिस्ट पॉजिटिव व्यू है मॉडर्निज्म का या नेगेटिव? मार्क्सिस्ट, असल में ये दोनों डिपेंड करते हैं। ये देखें, इनमें से ये मॉडर्निज्म को नहीं मानते, ये मॉडर्निज्म को मानते हैं। अब ये भी मार्क्सिस्ट अप्रोच है, क्योंकि इसमें मार्क्सिज्म भी तो है।
सो देयरफॉर इन छोटी डिबेट्स में ना आ जाएं। हाँ मैंने कहा था, लेकिन आपको पता है कि टाइम ही नहीं मिलता, टॉपिक खत्म हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है। थैंक यू एवरीवन फॉर सच काइंड वर्ड्स। लेकिन आई शुड हैव डन इट, इट्स ऑल माय मिस्टेक, मेरी वजह से आपका एक दिन जाया हुआ है, सो प्लीज डू अपोलोजाइज। शेख फराज, यू वांट टू स्पीक, यू कैन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर अनफॉर्चुनेटली अभी जो लेक्चर हुआ मिस किया, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ उर्दू में सर। अदरवाइज हमारा रेगुलर है सर। सॉरी, मैंने कहा कि मैंने आज का लेक्चर मिस कर दिया किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो काइंडली अगर आज का लेक्चर आप जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दें प्लीज। तो यूट्यूब पे अपलोड मैं नहीं कर सकता, असल में इट्स नॉट ओनली मी हु इज द अथॉरिटी, वी आर 13 पीपल। जब तक वो सारे राजी नहीं होते आई कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप रिवीजन के लिए सर हितेश को बता दें, सर हितेश वुड अरेंज योर रिवीजन। आप प्लीज जिन लोगों को, लेकिन कल ही हम लेक्चर दोबारा करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा सर, कल यही लेक्चर दोबारा रिपीट होगा? मैं कोशिश करूंगा। असल में ये लेक्चर आज हुआ ही नहीं है, सारा लेक्चर आगे हो गया था, फिर पता चला हमें कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो हम सारे वापस आ गए थे। तो ये ठग लाइफ था आज। अच्छा चलें, ठीक है सर, थैंक यू। एंड सर वन मोर क्वेश्चन, कि आज का करंट अफेयर्स का रिपीट होगा? जी जी, वो मैं ही रिपीट करवाऊंगा, सर सदाम भी होंगे साथ, एंड इट इज ऑन 12:15। अच्छा चलें, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई मसला ही नहीं है, दुआ में याद। ओके शोएब, यू विश टू स्पीक, यू कैन स्पीक। हाजुर सर, हाजुर हाजुर, सुमौता। सर स्लाइड्स थोड़ी डेप्थ में बनाएं, थोड़ी सी ऑर्गेनाइज करें। 70-80% एक्सपायरेंट्स बिगिनर्स हैं यहाँ। श्योर श्योर मैम, श्योर श्योर मिस वेली, मिस मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट, श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू। असल में मुझे लगा कि आप लोगों को हो गया होगा, लेकिन इट्स फाइन, खैर है, डोंट वरी। चलें जी, तो हम आज का क्लास एंड करते हैं। सर मैंने बाकी टीम को 13 लोग मान जाएं। अब आपको पता है कि जी 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 जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैवी लेक्चर था, लेकिन वो मजा नहीं हुआ, तो फायदा ही नहीं हुआ। आसिफ, अच्छा चलें जी। नोट्स, व्हाट टाइप ऑफ नोट्स दिया? आज आपको पता है कि वी हैव रिवीजन क्लास फॉर जेंडर स्टडीज, और सॉरी करंट अफेयर्स, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। चलें जी, हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कल हम इस लेक्चर को दोबारा करेंगे। ये शायद मुझसे पहली दफा ऐसा हुआ है कि हम एक लेक्चर को दोबारा कर रहे हैं, तो लेकिन इट्स फाइन, खैर है, दिस इज अ वेरी गुड लेसन फॉर मी। तो प्लीज आप अपना ख्याल रखें, और हम अभी कर लें 11 बजे। चले हम अभी कर लेते हैं 11 बजे। फाइन, परफेक्ट, मैं ग्रुप्स में मैसेज कर देता हूं। अच्छा ना, 12 बजे? राइट सर, राइट सर। चलें 12 बजे, 12 बजे इज फाइन, ओके 12 इज फाइन, 12 इज फाइन, बस ठीक है, ठीक है, 12 इज फाइन। अच्छा जी, आप लोग सब अपना ख्याल रखें। विद दिस नोट, आई वकास जुल्फकार सांगी वुड नाउ टेक योर लीव। अल्लाह हाफिज, और दुआ में याद रखें इंशाल्लाह।